बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। अगले दिन वो खुद उसके घर उसे लेने पहुंच चुका था। अंदरला की हड्डी से वो बाखूबी वाकिफ था। शायद यही सबब था जिसके सबब वो मजबूर होकर उसकी बात मान लिया करती थी, और यही वजह थी जहाँ कभी कभी उसे बात बताने में डंडी भी मार जाया करती थी। अस्सलाम वालेकुम चच्ची। फरहीन बेगम को सामने न पाकर उसने कदरे ऊंची आवाज़ में सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम, वो घर पर नहीं है, वो ऊपर रैकिंग पर हाथ रखते हुए कह रही थी। गालिबन वो इस वक्त सफाई करवा रही थी, नहीं तो पीछे ज़रूर आती उससे मिलने। हमारी माएँ हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, माँ सिवाय घर की सफाई के और तपड़ी लगे फ़र्श पर चलने के। कौन? उसे पता था वो किसकी बात कर रही हैं, मगर उसने फिर भी जानते बूझते अनजान बनते सवाल किया। बाजी हो गई ऊपर की सफाई, काम वाली कहते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी तो वो भी उसके पीछे चली आई। जिससे तुम मिलने आए हो, वो सीढ़ियाँ उतरने के साथ साथ उसे जवाब दे रही थी। क्या हो गया चच्ची, आपसे मिलने आया हूँ। मैंने ना तुम्हें और अंजला जैसे बच्चों को संभाला है। इतने मासूम चेहरों पर दुख और मोटी मोटी गोल आंखों में झूठे आंसू दिखाकर सारा बचपन बेवकूफ़ बनाते आए हो, और आप समझते हो कि मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा बच्चा मुझे अपना कौन सा जौहर दिखा रहा है। वो सोफे पर से उठता हुआ उनके पास चला आया और अपना कान आगे कर दिया, जिसे उन्होंने बिला तातुल पकड़ भी लिया, और सिर्फ पकड़ा नहीं, ज़रा जोर आजमाई भी कर डाली थी। चच्ची! उसके यूं जी लगाने पर वो मजीद संजीदा न रह सके और हंस दी। वेरी गुड मामा, ज़रा ज़ोर से खींचें। वो दाएं बाजू में अपना हैंडबैग डाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। तमीज़ नहीं है बात करने की, बड़ा है ना तुमसे, और घर में दाखिल होते ही शायद कुछ कहा जाता है। फरहीन बेगम की घुरी पर वो बसूर के रह गई। अब तो वैसे ही तुम्हें तमीज़ सीख लेनी चाहिए, देखो कितने लोग कह रहे हैं। उसके बोलने से पहले कासिम ने वार किया था। बाय द वे, वालेकुम अस्सलाम। वो मुंह चढ़ाते हुए सीढ़ियों की जानिब चल दी। कासिम भी उसके पीछे ही लिपका था। किधर? उसने यहाँ सामने आकर अंजला का रास्ता रोका। जाहिरी बात है, अपने कमरे में जा रही हूँ, बाहर से आई हूँ ना। ना ना ना, यूँ तो नहीं, कब से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। कहने के साथ ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, याद है ना क्या बात हुई थी कल हमारी। शर्म नहीं आती मुझे एक लड़के से मिलने का कह रहे हो। अंजला ने खैरत का वार किया, जो अगले ही लम्हे खो खाते में डाल दिया गया। यार वो हारिब है, हारिब। उसके यूँ कहने पर वो हंस दी। वो समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। इसका मतलब था वो आम लोगों की कैटेगरी से आउट था। वो आम नहीं था, इसका हजूम में शुमार नहीं था, वो हारिब था। तो क्या हारिब नाम रख लेने से बंदे का जेंडर बदल जाता है? कासिम ने उसे घूरा। है तो वो मर्द ही ना। वो तो मैं भी हूँ, उसने उसकी जानिब देखते कहा, और फिर अंजला के चेहरे के तासुरात पर वो बिगड़ गया। वाकई में, अंजला ने हंसी दबाई। कासिम ने उसके सर पर उंगलियों की मदद से छक्का मारते हुए चपत लगाई थी। भाई तुम कासिम हो ना? तो क्या कासिम नाम रख लेने से जेंडर बदल जाता है? उसने उसका सवाल उठाया। जेंडर नहीं, जज्बात बदल जाते हैं, वो भी बड़ी सहूलत से बोली थी। शर्म नहीं आती, लाइन मारती हो मेरे ऊपर। उसने उसकी पोंजे को पकड़ते हुए उसके बाल खींचे। बदतमीज़, इतना भी मेरा टेस्ट नहीं ख़राब, पता नहीं दोस्त के रूप में कैसे तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। अंजला ने उसे अपने बाल छुड़ाते हुए अपनी पोंजी को सीधा किया। वैसे लारेब कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम कर लोगे। मोटी मोटी आंखें शरारत से चमकने लगीं। अब इतना भी मेरा दिमाग नहीं ख़राब। शी इज़ जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग स्पाइसी। शी इज़ अ फॉर्ड ऑफ लव अफेयर्स, और ये सब तुम्हारे नॉवेल्स ने किया है। पागल नॉवेल्स पढ़ती है और फिर मेरा तुम्हारे ऊपर अप्लाई करने लग जाती है। चलो शुक्र है। उसने एक पुरसकून सांस हवा के सुपुर्द की। कासिम पहले उसके शुक्र करने पर कुछ ठटका, फिर समझती उसने आंखें सुकेड़ी। तुम कितनी डैश हो, मुझे सिर्फ चेक कर रही थी कि मैं क्या कहता हूँ। वो हंस दी। हाँ, मैंने सोचा पता कर लूँ, ऐवी तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़ा वेड़ा तो नहीं घुस गया। शुक्र है, तुमसे ज़्यादा ही साफ है मेरा दिमाग, और वैसे भी चाचू की बला चाचू के सर। उसने अपना बायां हाथ उठाकर साफ इनकार किया। जैसे ही उसका हाथ हमें आगे बढ़ने लगा, अंजला ने फ़ौरन से पहले सीढ़ियों के गिर्द बनी रैकिंग को पकड़ लिया था। नहीं अंजला, छोड़ो उसे। उसने उसे खींचते हुए तंबीह की। वो एक जानिब रेलिंग को थामे हुए थी और दूसरी जानिब कासिम उसे खींचे हुआ था। आज उसके बाजू का सख्त इम्तिहान था। नहीं, कहा ना कि नहीं जाना।
वो रेलिंग को मजबूती से पकड़े अपना दूसरा हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसे वो मुसलसल खींच रहा था। कासिम ने उसे आंखों से तंबीह की, उससे सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया। मैं कह रहा हूँ बाज आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। बावजूद इसके कि उसकी गिरफ्त रेलिंग पर ढीली पड़ रही थी, फिर भी वो इनकार पर मुझे रही। चची, चची। कासिम लाउंज की जानिब गर्दन मोड़े चिल्लाना शुरू कर चुका था कि शायद वो डरकर सीधी हो जाए, मगर उसकी हड्डी टूटती टूट जाती थी, लचकती नहीं थी, और उसका नमूना इस वक्त सामने था। अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? क्यों खींच रहे हो एक दूसरे को? वो कासिम के चीखने पर वहां आन पहुंची थी। तेज तेज चलने की वजह से उनका सांस फूल गया था। वो मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। कासिम ने कहने के साथ ही अंजला को देखा, वो इसको घूर रही थी। कौन सी बात? उन्होंने परेशानी से कहा। वो चच्ची कल ना। चलो भाई, अब तुम्हें देर नहीं हो रही क्या? उसकी जुबान को रुकता ना देख वो रेलिंग छोड़कर उसके पास आ खड़ी हुई थी। हाँ हाँ, चलते हैं। उसके चेहरे से कमीनगी ही कमीनगी झलक रही थी, जो इस वक्त अंजला को जहर लग रही थी। तोबा है तुम दोनों से, तो मेरी तोबा। या खुदा, 2 नमूने मेरे ही घर भेजने थे। वो उन दोनों को जाता देखकर खुद से कहती किचन की जानिब बढ़ गई थी। अब अगला सीन। वो झिझकते हुए कासिम के साथ आई थी। जैसे ही वो लोग दरवाजे के पार पहुंचे, अंजना ने इल्तिजाई नजरों से कासिम को देखा, जिसे उसने घूरते हुए इनकार कर दिया और घर की बेल बजाई। उसे टस से मस ना होते देख अंजना ने एक बार फिर बेचारा सा मुंह बनाया था। माली दरवाज़ा खोलते हुए एक जानिब होकर उनके अंदर दाखिल होने का इंतजार करने लगा। कासिम ने अंजना को चलने का इशारा किया, मगर वो तो अपनी सी शक्ल बनाए माफ़ी की तलबगार खड़ी थी। माली को हैरत भरी नज़रों से अपनी जानिब देखता पाकर कासिम अंजना का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। हारिब पहले से ही उनका मुंतजिर था। शायद कासिम उसे अपने आने से मुतल्लिक आगाह कर चुका था। कासिम ने उसके पास पहुंचकर अंजला का हाथ छोड़ते हुए हारिब की जानिब हाथ बढ़ाते हुए मुसाफिया किया। एक बार फिर से सलाम में पहल हारिब ने ही की थी, मुस्कुराती हुई आंखों के साथ, खिलते चेहरे के साथ, अंजला की जानिब देखते हुए बिल्कुल किसी अच्छे मेज़बान की तरह। और यही मुस्कुराहट, यही मेज़बानी अंजला को जिज कर रही थी। उसके जानिब देखने से एतराज़ बढ़ते अंजला ने नाचार उसके सलाम का जवाब दिया था। आओ अंदर चलते हैं। वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब इशारा करते हुए बोला, मगर कासिम की नज़रों का मरकज़ इस वक्त वो फूल थे जो हारिब के लॉन को खूबसूरती बख्श रहे थे। अरे वाह यार, तुमने तो आते ही लॉन की शान बढ़ा दी। सारे लॉन को सरसरी नज़र से गर्दन घुमाकर देखते हुए कासिम ने सताइशी अंदाज में से सराहते हुए कदम एक जानिब फूलों की जानिब बढ़ा दिया। कासिम और हारिब दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत शौक था। अंजला को फूल पसंद थे, मगर सिर्फ देखने और खुद के पास रखने की हद तक। उनको कैसे परवान चढ़ाया जाता है उससे कोई वास्ता ना था। अभी भी उसका बस चलता तो हर पौधे पर से एक एक फूल तो तोड़ ही लेती। उसका मानना था एक फूल ही तो हैं जिन्हें वो अच्छा लगने पर खुद के पास रख सकती है। कासिम एक जानिब लगे लाइन में मुख्तलिफ फूलों के पास बढ़ गया। हारिब वहीं खड़ा रहा, सी ग्रीन शर्ट के साथ वाइट पैंट जेब तन किए हुए, पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो सामने ही देख रहा था, जहां कासिम अब पंजों के बल बैठते हुए उन फूलों का जायजा ले रहा था। अंजला भी वहीं खड़ी उसे देख रही थी। हारिब ने एक नज़र सामने से हटाकर आसमान की जानिब देखा, जहाँ कहीं धूप की रोशनी थी तो कहीं बादलों का साया। हल्की हल्की ठंडी हवा ने मौसम को काफ़ी खुशगवार बनाया हुआ था। कल मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैं समझी थी कासिम वहाँ बैठा हुआ है, मगर मुझे नहीं पता कि आप हैं। उसने रवानी में पूरा जुमला अदा किया। वजाहत देना ज़्यादा मुनासिब था, बजाय इसके के साथ खड़ा शख्स उसकी कल वाली एक हरकत पर अपने दिल में किसी किस्म की खुशफहमी पाल लेता। स्ट्रेंज। वही मुस्कुराहट, मगर ताजुब के इजहार के साथ। अंजला ने आबरू उठा के उसकी जानिब देखा। उसके लब मजीद फैले, चेहरे से शरारत मजीद टपकी। शैतान की नानी और गलत फहमी, ये भी बात कुछ जची नहीं। उसका अंदाज बहुत दोस्ताना था। एक्सक्यूज़ मी। उसकी तेवरी मजीद चढ़ी। इसमें सिर्फ बयान कर रहा हूँ, क्या कोई बुरी बात है? हारिब ने गौर से उसे देखते हुए कहा। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? हारिब के बरक्स उसके चेहरे के जाविये कुछ उल्टे ही थे। ये तो तुम बताओगी ना, अब मैं खुद तो अपनी सिफात पर रोशनी डालता अच्छा नहीं लगता। ऐसी सिफात पर रोशनी ना ही डालें तो अच्छा है, नज़र लग जाती है। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जैसे कि वो भी जानने पर वाजिद था। एक नंबर के भगोड़े। उसने दांत पीसते मगर मुस्कुराते हुए कहा। लिहाज कहाँ रह गया था, उसे परवाह नहीं थी। वक्त पड़ने पर पीठ फेरने वाले, मुश्किल वक्त में दुम दबाकर भाग जाने वाले। होप दिस वुड बी एनफ टू सफाइस यू। उसके लहजे को नज़रअंदाज करते हुए हारिब ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। इधर आओ। अंजला ने एक कदम पीछे लिया था।
शैतान की नानी की नाक लाल हो रही है, दिखाओ तो। वो उसकी लाल होती नाक को देखते हुए अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला था। देखें, बेहतर होगा आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएं। वैसे भी मुझे अजनबियों का यूं फुप्पो का बेटा बनना कतई पसंद नहीं। उसने हाथ उठाते हुए सख्ती से कहा। मगर तुम्हारी तो कोई फुप्पो है ही नहीं। वो इतनी सादा लहजे में बोला था। अंतरा ने तब कर नजरें फेर लीं। अजनबी? उसने हैरानी से सवाल किया। मुझे तो तुम्हें सराहना था, कल कितनी अच्छी एक्टिंग की थी तुमने। उसकी बात पर अंजला ने नजरें उसकी जानिब फेरते हुए उसे कदरी हैरानी से देखा था। मुझे ना पहचानने की। उसके चेहरे पर नाच से शरारत से वो बदमजा हुई थी और उसने नागवारी से एक बार फिर मुंह फेर लिया था। अच्छा चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिसके बाद तुम शायद मुझे अजनबियों की कैटेगरी से निकाल दो। बगैर उसका इनकार सुने, बगैर उसके लहजे की सख्ती की परवाह किए, वो उसका हाथ थामे उसे पौधों के पास ले आया था। तुम्हारे लॉन में तो बड़ी वैरायटी है भाई, मगर लगता है तुम्हें कलियां ज़्यादा पसंद हैं। हारिब के पास पहुंचने पर कासिम ने मुस्कुराते उन कलियों को देखते कहा था। बिला इख्तियारी हारिब की नज़रें अंजला के चेहरे की तरफ उठी थीं और बिल आखिर अंजला का मिजाज बिगाड़ गई थी। वो उन दोनों को वहीं छोड़कर एक जानिब लगे काले गुलाब के पौधों के पास आ गई। ऐसा ही समझ लो। उसे अपने पीछे से कासिम और हारिब की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे लगता है तुम्हें इन कलियों का रकबा थोड़ा कम करके इनकी जगह मजीद कुछ नए पौधे लगाने चाहिए। नहीं, कलियां ज़्यादा अच्छी हैं। उसके यूं अचानक बोलने पर कासिम और हारिब दोनों ने एक साथ गर्दन घुमाते हुए उसकी जानिब देखा। ये जुमला बोलकर उसने उनकी गुफ्तगू में अपना पहला हिस्सा डाला था। मेरा मतलब है अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेहनत हुई है ना इस पर। वो अपनी खपत मटाने के लिए जल्दी से बोली। नहीं, मेहनत कैसी? शौक़ हो तो इंसान मेहनत को अजर समझकर कबूल करता है। वैसे तुम चाहो तो बदल सकता हूँ, शैतान की नानी। इख्तिताम पर एक बार फिर उसने शैतान की नानी कहते हुए उसे आंख दे मारी। अंजला ने उस बार उसे खाद आने वाली नज़रों से देखा। मुझे क्या, आपका घर है, आपका लॉन, आपकी मेहनत, आपका अजर। वो उसे तहस दिलाने के लिए बड़ा एतमाद से उसकी आंखों में देखते हुए बोली। मगर जवाबन हारिब की नज़रों ने जो जवाब दिया था वो उल्टा उसे गुस्सा दिला गया था। वो उन आंखों की तहरीर बखूबी पढ़ सकती थी जो इस वक्त उसे बाज रहने का कह रही थी। कासिम वहाँ ना होता तो हारिब उसकी बात का जवाब ज़रूर देता, मगर अंजला की किस्मत कि वो वहाँ कासिम के साथ आई थी। मैं घर जा रही हूँ, वो पैर पटकते बोली। कासिम ने अपनी जगह से उठते हुए फ़ौरन से याद दहानी करवानी चाहिए। मगर महमूद अंकल से तो मिले ही नहीं। आप मिलने, मैं जा रही हूँ, वो कहती बगैर किसी की नाराज़गी की परवाह किए वहाँ से चली गई। कासिम की नज़रों में शर्मिंदगी के आसार देखते हुए हारिब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। छोड़ो, आओ हम अंदर चलते हैं। अब अगला सीन। वो महमूद हमदानी के घर से अच्छा खासा मूड ख़राब करवा कर आई थी। गुस्से की ज़्यादती के सबब लाल होते चेहरे के साथ वो घर में दाखिल हुई और अपने पीछे लाउंज का दरवाज़ा अपनी पूरी कुव्वत से बंद किया था। ओहो, क्या हो गया अंजला, टूट जाएगा वो। खिड़की के पास पर्दों को ठीक करते हुए फरहीन बेगम ने उसे डपटा। मेरी बला से, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लोग आ गए हैं? वो नाराज़गी से उन्हें देखने लगी। कौन लोग? वो पर्दे को इकट्ठा करके बैलेट लगा रही थी। महमूद अंकल और उनका इम्पोर्टेड सन। मुझे लगा तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फरहीन बेगम ने कहने के बाद उसकी जानिब देखा, जैसे उसकी तरदीद के इंतज़ार में हो। ठीक लगा आपको, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कौन आता है कौन जाता है, मेरा क्या कंसर्न, उसने बेइतनाई से कहा। वो तो कासिम का बच्चा ज़बरदस्ती मुझे वहाँ ले गया। कहाँ? महमूद भाई के घर। पर्दों को बेल्ट लगाने के बाद वो उसके सामने आ खड़ी हुई। पर्दों के हटते ही कमरे में रोशनी फैल गई थी। वो सर हिलाते हुए पलट गई। शाम में तैयार रहिएगा, आज का डिनर महमूद भाई के यहाँ है। अंजला जाते जाते वापस से उनकी जानिब पलटी। डैड के बगैर? आपके डैड रात में वापस आ गए थे, अलग सुबह उनकी एक मीटिंग थी इसलिए आपसे मिल नहीं पाए। ना भी होती तो तब भी नहीं मिलते, उसने लापरवाही से कहा। ठीक है ना, आप अपना मूड नहीं ख़राब करें, शाम में जाना है महमूद भाई के घर। मैं नहीं जाना चाहती, आप लोग चले जाइएगा। बुरी बात है अंजला, वो लोग इतने वक्त के बाद पाकिस्तान लौटे हैं। मामा प्लीज़, मुझे नहीं जाना ना। अंजला, आपके बाबा बहुत गुस्सा होंगे। और मेरा ख्याल है हफ्ते में एक सेशन काफ़ी होता है, घर में रोज़ रोज़ की बहस नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए। उसने उनके गाल पे प्यार किया। अंजला की इतनी जल्दी वहाँ जाने पर फरहीन बेगम ने पहले हैरानी से और फिर खुशी से उसे देखा।
वक्त पर तैयार हो जाना। तुम्हें अपने डैड का पता है ना, उन्हें इंतज़ार करना पसंद नहीं। माजरत के साथ, यूं तो आपके शौहर को कुछ भी नहीं पसंद। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अब अगला सीन। कासिम हारिब के पीछे घर में दाखिल हुआ था। घर के अंदरूनी हिस्से में कुछ खास रोशनी नहीं थी। खिड़कियों के सामने पर्दे डले हुए थे। बस इतनी रोशनी थी कि आने वाला अंधेरा के सबब ज़मीन चाटने से बच सकता था। बाबा घर में नहीं है, इसलिए अंधेरा है। हारिब ने आगे बढ़कर लाइट चलाई थी। कासिम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फिर सरसरी सी नज़र डालते हुए इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा कि तभी उसकी नज़र लाउंज में एक तरफ रखे गए शीशे के बुक रैक पर पड़ी। वो उसकी जानिब बढ़ाया और बारी बारी किताबों का जायज़ा लेने लगा। इस दौरान हारिब घर में काम करने वाले लड़के को कॉफ़ी का कहकर सोफे पर आकर बैठ गया था। कासिम अभी तक किताबों का जायज़ा ले रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अनजान नाड़ी चीज़ों को महज मारे कशिश के सताइश से देखता है। हारिब रिमोट उठाकर सामने लगी स्क्रीन ऑन कर चुका था। ये सब तुम्हारी हैं? उसने किताब को उठाते हुए कहा। तो तुम्हें भी किताबों में दिलचस्पी है? उसके कदर सताइशाना अंदाज पर हारिब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अंजला को भी बहुत दिलचस्पी है, उसके पास भी बहुत सारी किताबें हैं। कहते साथ ही उसकी नज़र बुक रैक में रखी एक नारंगी रंग की किताब पर पड़ी। कासिम ने उसे उठा लिया। ओह, तो ये किताब तुम्हारे पास भी है? हाँ, मेरा मोस्ट फेवरेट राइटर है। वो सामने स्क्रीन पर नज़र जमाए उससे कह रहा था। स्ट्रेंज। कासिम उस किताब को हाथ में पकड़े उसके पास वाले सोफे पर आकर बैठ गया। हारिब ने उसकी जानिब गर्दन मोड़ते हुए एक बार फिर से सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो फिर से मुस्कुराया। अंजला का भी ये फेवरेट राइटर है, और ये किताब, इसके लिए उसने मुझे बहुत ख्वार किया था। वो याद आने पर हंसा। कहाँ कहाँ मैंने इसे नहीं ढूंढा। फिर एक दोस्त ने एक बुक स्टोर का बताया जिनके पास पुरानी कलेक्शन भी थी, तब जाकर कहीं मिली थी। उसने किताब का पहला सफ़ा खोला, या शायद वो खुद ही खुल गया था। वहाँ पहले पेज पर मुख्तलिफ रंगों के बुक टैग्स थे जिन पर किरदारों के नाम लिखे हुए थे। एनोटेशन। अंजला भी ऐसे एनोटेट करती है। हारिब उससे पूछना चाहता था कि क्या वो उसे अंजला नामा सुनाने आया है, मगर उसने खामोश रहने को ही तरजीह दी। तुम दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। कासिम ने किताब को सामने मेज़ पर रख दिया। हारिब ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। वो उसी तवज्जो के साथ सामने स्क्रीन पर दौड़ते रोनाल्डो को देखता रहा। बट इफ़ आई विल बी ऑनेस्ट, तो इन सब के बावजूद भी तुम उसे ख़ास किस्म के बुरे लगते हो। आई विल बी ऑनेस्ट टू, मुझे भी वो कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। मुलाजिम के हाथ में पकड़ी ट्रे में कप से उठाकर उसने कासिम के सामने रखा था। तुम्हें वो अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। कासिम ने मजाक मगर दो टोक अंदाज में कहते हुए अपना कप थाम लिया। अपनी बात पर कायम रहना। हारिब ने भी अपना कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगा लिया। मैं अंजला के हवाले से की गई कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता, और अंजला से तो कभी नहीं। हारिब ने उसे चैलेंज किया था, जिसका जवाब कासिम ने भी वैसे ही मजबूत लहजे में दिया था। अब अगला सीन। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और बिला ज़रूरत ही छत को तकने लगी। फिर जल्द ही किसी सोच के तहत उठी थी और उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आकर उसने दराज खोलकर एंटीक बॉक्स बाहर निकाल दिया। सफ़ेद पत्थर के बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए उस पर हल्के हरे रंग की झालर लगाई गई थी। अंजला ने आहिस्ता से उसे खोलकर उसमें से ब्रेसलेट निकाला और वापस उस डब्बे को दराज में रखती बेड पर आकी। अब वो हाथ पर फैलाए उस ब्रेसलेट को बहुत गौर से देखने लगी थी। लाल रंग के नन्हे पत्थर उसके शफाफ हथेली पर मज़ीद पुरकशिश महसूस हो रहे थे। वो महज पत्थर थे, इतनी कीमत तो ना थी उनकी कि उन्हें यूँ सालों साल संभाला जाता। फिर आखिर ऐसा क्या था इसमें कि उसने अभी तक उसे संभाल कर रखा था। बेड के साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल बजा तो अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आई। उसने साइड टेबल की जानिब रुख फेरते हुए मोबाइल उठाया और कॉल उठाते हुए फ़ोन कान से लगाया। सुन रही हूँ। कॉल करने वाले को लैग सेलेक्ट करने की उसने कुछ खास ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैं तुम्हें सुबह से कोई 25 बार कॉल कर चुका हूँ, एटलीस्ट बंदा कॉल बैक ही कर लेता है। ओ यार, ज़्यादा दिमाग नहीं खाओ, बताओ क्या बात है। तुम्हें याद है ना तुम्हारा फ़ोटोशूट था? एक सेकेंड, तुम भूल तो नहीं सकती क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से टेक्स्ट भेजकर याद करवाया था। अच्छा, मगर मैं भूल गई थी। उसकी नज़रें अभी तक हाथ में पकड़े हुए ब्रेसलेट पर थीं। अंजला, मुझे लगता है तुम ब्रेक चाहती हो। अंजला हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट मेज़ पर रख गई और अगले ही पल वो संजीदा हुई। तुम्हें गलत लगता है। आर यू श्योर? क्योंकि तुम में अब पहले वाला पैशन नहीं रहा। तुम अपनी डेडलाइंस मिस कर देती हो और कभी आकर तुम इतने नखरे करने लगी हो।
फेम के बाद नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, कौन सा फेम, कहाँ का फेम? तुम अभी तक सिर्फ लोकल ब्रांड्स के साथ काम कर रही हो। मेरे लाख समझाने पर भी तुम किसी इंटरनेशनल ब्रांड के लिए नहीं मानी। तुम मेरे बाप नहीं बनो वसीम। देखो अंजला, मैं तुम्हें पिछले 4 साल से जानता हूँ। मानता हूँ 4 साल लंबा अरसा नहीं होता, मगर इतना कम भी नहीं होता कि इंसान किसी को ना पहचान पाए। पहले मुझे लगता था तुम ये काम अपनी खुशी के लिए कर रही हो, जैसे दूसरे लोग करते हैं, मगर मुझे अब लगता है कि नहीं, तुम तो ये काम कभी करना ही नहीं चाहती थी। तुमने ये सारी बकवास करने के लिए फ़ोन किया है? वो इस पर बिगड़ी थी। नहीं, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे मैनेजर की पोस्ट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती के? अंजला ने बीच में लुकमा दिया तो उसके मुंह के ज़ाविये बिगड़ गए। जो भी कहो, और जाते जाते तुम्हारा मुंह भी मीठा करवाता जाऊँ इस खुशखबरी के साथ कि तुम्हें उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और आइंदा के लिए इस ब्रांड ने तुम्हारे साथ काम करने से इनकार कर दिया है। अब अपनी अम्मी की साड़ियाँ पहनकर शीशे के सामने मॉडलिंग करते रहना। आज आना, दोनों साथ मिलकर करेंगे। तुमने भी तो काफ़ी नाजुक मिजाज पाया है ना? हाँ, जब तुम जैसी औरतें मर्दाना आदत अपनाएंगी तो हम बेचारे मर्दों को हथियार डालने ही पड़ेंगे। घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने को अगर मर्दाना आदत कहते हैं तो तुम खासा औरत वाक़ई हुए हो। वो दोनों ही एक दूसरे पर जुबानी पार करने से पीछे नहीं रहते थे। अंजला, देखो, अब तुम पर्सनल अटैक कर रही हो, और यूँ किसी के जेंडर को चैलेंज करना बहुत ही खाक से गिरी हुई बात होती है। अच्छा अरस्तु, अब फ़ोन बंद करो। कल के लिए तुम्हारा फ़ोटोशूट डन करवा दूँ? इस डर से कहीं कि वो फ़ोन रख ही ना दे, उसने जल्दी से कहा तो अंजला हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ, करवा दो, और रेजिग्नेशन सुबह तक मिल जाएगा ना? अंजला का सवाल मुकम्मल होने से पहले ही वो फ़ोन बंद कर चुका था। अंजला उसका जला भुना चेहरा तस्वुर करती हंसती। अब अगला सीन। ड्रेसिंग मेज के सामने रखे स्टूल पर बैठे उसने आखिरी हील को पाँव में डालते हुए उसकी स्ट्रैप बंद की थी। ब्रश उठाकर बालों को आखिरी बार रस्मी तौर पर सुधारा। बिल आखिर एन 15 मिनट के बाद वो तैयार हो चुकी थी। घुटनों से नीचे तक आते सीस समय रंग के फ्रॉक के साथ हाई हील्स पहने उसने शीशे के सामने खड़े खुद पर एक आखिरी नज़र डाली थी। खुद को शीशे में सराहते हुए कहीं जोम की रमक जागी थी कि जब भी करूर ने सर उठाना चाहा, मगर अगले ही पल जज्बात की आंधी ने माजी को लपेट में लिया तो यादों के पन्ने पलटते चले गए। यूं कि दिल ने किसी की बेरुखी पर आ भरते साथ ही उसे मात दी थी और दिल डूब कर उभरा था। शीशे में मौजूद खुद के अक्स से आंखें मिलाए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी थी। चेहरे पर वही मुस्कुराहट सजाए उसने दिल भर के खुद को देखा और फिर संजीदा होते हुए शीशे के आगे से हटती कमरे से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ाई। फ्रॉक को हाथों में थामे वो सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि जब भी उसकी नज़र अपने कमरे से बाहर निकलते कमाल साहब और फरहीन बेगम पढ़ी तो उसने मुस्कुराहट पेश की, बिल्कुल वैसी जिसके बारे में हमेशा से कासिम का ख्याल था। इतनी बनावटी मुस्कुराहट पर तो अंधा भी ठटक जाए, मगर जाने क्यों अच्छी खासी नज़र वाले लोग नहीं ठटकते। इसे यूं तैयार हुए मुस्कुराता देख फरहीन बेगम के दिल में उसे खुद की ही नज़र लग जाने का खदशा उभरा था। वो बिला शुबा बहुत प्यारी लग रही थी। शायद आज वो दिल से तैयार हुई थी, या शायद बहुत दिनों बाद खुश थी। वो भी उनकी जानिब देखती सीढ़ियाँ उतर रही थी कि इसी दौरान में हाथ से फ्रॉक का किनारा फिसला और देखते ही देखते वो सीढ़ियों से फिसलती चली गई। उसकी चीख ने कमाल साहब की तवज्जो अपनी जानिब खींची थी, जो लाउंज में खड़े अपने मोबाइल पर मसरूफ़ थे। वो सीढ़ियों के ऐन सामने ज़मीन पर गिरी चीख रही थी। फरहीन बेगम अपना हैंडबैग ज़मीन पर फेंकते ही उसकी जानिब भागी थी। उफ मॉम, मेरा पाँव टूट गया। वो पाँव को पकड़ते हुए चीख रही थी। फरहीन बेगम के हाथ लगाते ही एक बार फिर से उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। मोटे मोटे आंसू भी बहने लगे थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर उसके पाँव का मुआयना करके जा चुका था। महज ऑइंटमेंट लगाने और कुछ दिन तक ज़्यादा चलने से एहतियात बरतने के अलावा कोई ख़ास हिदायत नहीं की थी। फरहीन बेगम उसके पास बेड पर बैठी उसके बाल सहला रही थी। जब कमाल साहब भी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसकी जानिब बढ़ाए और झुककर उसके पाँव का जायज़ा लेने लगे। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? उन्होंने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। अंदरला ने नफ़ी में सर हिला दिया। आंखों में अभी तक नमी महसूस हो रही थी। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई। आप आराम करें, हमारा महमूद के घर जाना ज़रूरी है। वो बाहर की जानिब जाते जाते रुक गए और पलट कर उसकी जानिब देखते हुए उसे तंबीह की। कुछ भी चाहिए हो, नीचे मुलाजमा मौजूद है, उनसे कह दीजिएगा। खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो चले गए तो फरहीन बेगम भी उसके सर पर प्यार करती उठ गई। देखा, आपके डैड आपकी परवाह करते हैं। अंजला ने उनसे पहले उनका जुमला मुकम्मल कर दिया था। अब जाएं, इससे पहले चिल हॉट हो जाए और कमाल जलाल हो जाए। अंजला ने खबरदार किया तो उसके साथ ही हंसी थी और फिर उसके सर पर प्यार करने के बाद वहाँ से चली आई थी।
प्यार करते हैं। आप प्यार क्यों नहीं करेंगे? आखिर वो काम जो पड़ गया है मुझसे अब। उनके जाते ही वो खुद से बड़बड़ाई। अब अगला सीन। अंजला के पाँव पर चोट लगने के सबब उन लोगों को महमूद साहब के घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। लुकमान साहब की फैमिली भी पहुंच चुकी थी। वो लाउंज में दाखिल हुए तो सभी उनको देखकर खड़े हुए थे। रस्मिया लेग से लेग के बाद महमूद साहब ने अंजला को ना पाकर फ़ौरन से उसका पूछा था, भाई हमारी बेटी किधर है? उसको नहीं लाए साथ? लाउंज में बैठे कितने ही नफूस थे जिनका कान जवाब सुनने के लिए मुतवज्जा हुए थे, जिसमें एक लारेब भी थी। दरअसल वो तो तैयार थी और बहुत खुशदिली से तैयार हुई थी। आज तो बस जब आने के लिए निकले तो सीढ़ियों से पाँव फिसलने के सबब चोट लगवा बैठी। फरहीन बेगम ने वजाहत दी। कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई? वो फिक्रमंद हुए थे। नहीं नहीं, बस आँखें और दिमाग ज़रा वो अपना कम ही इस्तेमाल करती है, जिसके सबब अक्सर किसी न किसी मसले में उलझी ही मिलती है। कमाल साहब लापरवाही से बोले। जबकि मुझे तो अपनी उम्र से ज़्यादा ही समझदार लगती है। लुकमान साहब ने बड़े आरामदेह अंदाज में अपनी राय का इजहार करते हुए अपने भाई की बात की तरदीद की थी। दो लोग थे जिनके लिए अंजला की बुराई सुनकर बिना जवाब दिए रहना मुश्किल था। अव्वल नंबर उसके ताया का और दोयम ताया के बेटे का। मगर वो कमाल साहब की मुरव्वत में खामोश हो जाया करता था। लेकिन लुकमान साहब को ऐसी किसी मुरव्वत की कोई मजबूरी नहीं थी। इससे पहले इन दोनों भाइयों में लफाजी जंग छिड़ती, महमूद साहब फ़ौरन से हारिब से मुखातिब हुए थे। जाओ हारिब, खाना लगवाओ, फिर हम अंजला बेटी को खुद देखने जाएंगे। हारिब उनकी बात सुनकर किचन की जानिब बढ़ाया। मुलाजिम को खाना लगाने का कहने के बाद वो किचन से निकलकर ड्राइंग रूम की जानिब चला आया, जहाँ से थोड़े ही फासले पर फरहीन बेगम और कासिम खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। हारिब को देखकर वो मुस्कुरा दी और अपनी बात को ख़त्म करके वापस लाउंज में चली गई, जबकि कासिम हारिब की जानिब बढ़ आया था। हारिब उनकी बात सुनकर किचन की जानिब बढ़ गया। मुलाजिम को खाना लगाने का कहने के बाद वो किचन से निकलकर ड्राइंग रूम की जानिब चला आया, जहाँ से थोड़े से ही फासले पर फरहीन बेगम और कासिम साहब खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। हारिब को देखकर वो मुस्कुरा दी और अपनी बात को ख़त्म करके वापस लाउंज में चली गई, जबकि कासिम हारिब की जानिब बढ़ा गया। सब खैरियत है? उसके चेहरे की संजीदगी भांपकर उसने सवाल किया। कासिम भी एक कुर्सी पीछे खींचता हुआ उसके पास बैठ गया। हाँ, बस अंजला के लिए फ़िक्रमंद हो रहा हूँ। मगर अभी तो आंटी ने बताया वो ठीक है। उसे कासिम की इस कदर उसके लिए फ़िक्रमंद होने की वजह समझ नहीं आई थी। हाँ, शायद मैं उसको लेकर ज़्यादा ही हसास हूँ। कासिम ने उसकी बात का जवाब देने से ज़्यादा खुद को समझाने वाले अंदाज में कहा। बात के इख्तिताम पर हारिब की जानिब से कोई जवाब ना पाकर उसने हारिब की जानिब देखा, जो आंखें सुकेड़े उसी को देख रहा था, यूं जैसे कोई अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो, यूं जैसे किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा हो। ओह कम ऑन, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, उसने हंसते हुए कहा। उन दोनों के बारे में अक्सर लोगों को यही गलतफहमी हो जाती थी। आर यू श्योर? वो अभी तक उसके चेहरे की जानिब देख रहा था। 100%, शक का कोई जवाब ही नहीं। हारिब के बरक्स वो इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कह रहा था। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। ग्लास में बचा पानी ख़त्म करके वो अपनी नशीद से उठा वहाँ से चल पड़ा तो कासिम भी उसके पीछे सर हिलाता मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ था। अब अगला सीन। वो कमरे में टेरेस के दरवाजे के पास रखे बीन बैग पर बैठी हुई थी। गोद में पड़े चिप्स के पैकेट को का पेट चाक किया हुआ था। दुपट्टा दूर पड़ी कुर्सी पर यूं लटक रहा था कि कुछ हिस्सा कुर्सी के बाजू पर था और बाकी फर्श पर। वो दुपट्टा लेने का कुछ खास तरद्दुद किया भी नहीं करती थी, मगर ये कमबख्त फैशन भी बंदे से क्या क्या करवा लेता है। कहीं पर्दा के सर से चादर उतरवा देता है और कहीं बागी के सर पर डलवा देता है। आज वो बड़ा निकसिक सा तैयार हुई थी। अदाकारी भी तो करनी थी। ये उसी तैयारी का कमाल था जो आज किसी ने उसकी सलाहियतों पर शक नहीं किया था। वो हाथ में पकड़े मोबाइल पर लाफ्टर गैग्स देखने के बाद साथ साथ चिप्स के जायके से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। कोई कह सकता था कि उसके चेहरे पर अपनी कारगुजारी की कुछ नदामत हो। ज़रा सी चेहरे पर नदामत ना थी, ना ही शर्मिंदगी। हाँ, फ़ख्र ज़रूर था। लंबी सताइश ज़दा सी उठी गर्दन, अपनी कारगुजारी पर खुशी से फैलती चमकती भूरी आंखें, इसकी तरह इसके कहके भी खूब उड़ान भर रहे थे। कितने आराम से उसने एक बार फिर अपने बाप को बेवकूफ़ बना दिया था। अगर कोई काम सीधे तरीके से ना हो तो लाजिम है उस काम को उल्टे तरीके से किया जाए। उसने फ़ख्रिया अंदाज में अपना मकूला दोहराया और फिर खिलखिलाकर हंस दी। अभी हंसने का प्रोग्राम शायद मज़ीद जारी रहता, मगर दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। वो फ़ौरन से जूता पाँव में अड़सती बेड की जानिब भागी और अगले ही लम्हे गिरती गिरती बची। भागते भागते उसे जूता उतारा और फ़ौरन से बेड पर किसी हवाई जहाज़ की तरह लैंड कर गई। एक बार फिर से दस्तक हुई। अंजला मारी गई।
उसने जल्दी से तकिए को क्राउन से लगाया और उसके साथ ही टेक लगा गई। वो जानती थी कासिम उसकी चोट का पता चलते ही उसका ज़रूर पूछने आएगा। उसने अपनी हंसी को दबाते हुए हत्तुल इम्कान संजीदा लहजे लिए कहा, आ जाएं, और दुखी चेहरे के साथ बड़े इत्मीनान से उसके अंदर आने का इंतजार करने लगी। अगले ही पल आहिस्ता से दरवाज़ा खुला था और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती हंसी को देखकर कुछ देर पहले वाला एतमाद बगल में जूते दबाकर भागा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है हमारा बेटा? वो महमूद हमदानी थे जो अंदर आते ही उसे देखकर मुस्कुराए। अंजला ने उठना चाहा मगर उन्होंने उसे रोकते हुए उसके सर पर रखकर हाथ प्यार किया। हमें पता चला हमारे बेटे ने अपने पाँव पर चोट लगवा ली, तो सोचा हम जाकर अपने बेटे से खुद ही मिलाते हैं। इतने अरसे में पहली बार नदामत जैसी चीज़ का साया कहीं उसके आसपास मंडलाया। जी वो बस सीढ़ियों से पाँव फिसल गया। महमूद साहब की आंखों से छलकती मोहब्बत को देखकर उसे सारे वक्त के दौरान पहली बार शर्मिंदगी की आमद महसूस होने लगी थी। उन्होंने उसके सर का बोसा लिया। ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुरा दी। वैसे तो हम अपने बेटे से नाराज़ हैं, इतने दिन हो गए और हमसे मिलने तक नहीं आई। वो उसके पास बैठे मसनूई खफकी लिए कह रहे थे। अंजला की नज़र बेसाख्ता ही उनके साथ आने वाले शख्स की जानिब उठी जो मरीज़ से ज़्यादा कमरे का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। उसे उनकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी ना थी, वो बस मसरूफ़ थी। थोड़ा, उसने कदर झकते हुए वजाहत दी। इतना कि अपने अंकल से भी मिलने नहीं आ पाई, इतना भी वक्त नहीं निकाल पाई। उनके अंदाज में कुछ ऐसा था कि विल आखिर शर्मिंदगी ने दहलीज पर पाँव रख ही दिया। वो उसको इतनी आसानी से छोड़ते नज़र नहीं आ रहे थे। हारिब ने मुझे बताया था आप उस दिन आई और मुझसे मिले बगैर ही चली गईं। चलो, एक और शिकवा, एक और शर्मिंदगी के लायक अमल। अंजला ने कदरे तासुब से हारिब की जानिब देखा। मार दी आती चुगली, जैसे को तैसा। उसने भी ढिठाई से बिना शर्मिंदा हुए उन्हीं नज़रों से जवाब अनायत किया था। इशारों की ज़ुबान ख़त्म करते हुए वो महमूद साहब की जानिब मुतवज्जा हो गई। वो उस दिन मामा की कॉल आ गई थी, इसको मुझे वापस आना पड़ा। उसने कहा तो उसे महसूस हुआ हारिब की नज़रें उसे उसके झूठ पर शर्मिंदा कर रही हैं, जिन्हें अगले लम्हे वो बड़ी ढिठाई से नज़रअंदाज कर गई। ठीक है, फिर एक ही सूरत आपको माफ़ी मिलेगी। वो भी ड्रामाई अंदाज में मुंह बनाते हुए भूले। अंजला ने उलझन अमेज़ अंदाज में उनकी जानिब देखा। वो हंस दिए। पाँव ठीक होते ही आप हमसे मिलने ज़रूर आएंगी। वो चेहरे पर ढेरों अपनायत लिए उसे उम्मीद परवर निगाहों से देख रहे थे। उसने भी मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाते वादा लिया। ज़रूर आऊँगी। चलें, मैं चलता हूँ, घर पर सभी मेहमान इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं तो बस अपनी बेटी को देखने चला आया था। अपनी जगह से उठने के बाद उन्होंने अंजला के माथे पर बोसा दिया और फिर एक नज़र हारिब पर डालते बाहर की जानिब बढ़ गए। महमूद साहब के जाते ही वो धीमी चाल चलता हुआ उसके पास आया और बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अंजला ने पहली बार गौर किया था कि उसकी चाल बेआवाज़ थी, ऐसी चाल जो ना आने का पता दे ना जाने का। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अंजला ने भवें अचकाईं। कोई मसला है? वो चंद लम्हे जांचती नज़रों से उसे देखता रहा, फिर अंजला की तेवरी चढ़ते देख उसने कहा, स्ट्रेंज, बल्कि बहुत स्ट्रेंज। वो कहने के साथ साथ गर्दन हिला रहा था, यूँ जैसे अपनी किसी ख्याल की नफ़ी कर रहा हो। इसे कहीं पता तो नहीं चल गया? अंजला के दिल में एक खदशा उभरा। उसने भवें सुकेड़ी। हनूज आरिफ के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो शायद ज़िंदगी में पहली बार गड़बड़ाई होगी। हैरानी हो रही है कि शैतान की नानी को भी कोई कंट्रोल कर सकता है। वो हंसी जब्त किए बोला। अंजला के माथे पर बल पड़े, बल भी कदरे वाजे। आपको क्या लगता है आखिर आप क्या हैं? इंसान। उसने बड़ी सहूलत से यकलफ्ज़ी जवाब दिया। जबकि आपकी हरकतें तो ये नहीं कहती। वो भी तिनक कर बोली। अच्छा, क्या कहती हैं मेरी हरकतें? हारिब ने खासी दिलचस्पी लिए जब पूछा। जितनी रिसर्च मुझ पर की है उससे आधी खुद पर भी कर लेते। वो भी तमस्खराना लहजे में बोली थी। तुम पर रिसर्च करना तो मेरी मजबूरी थी, ना करता तो कैसे पता चलता कि शैतान का आजकल ट्रेनर कौन है। बिल आखिर अंजला को भी कोई मुश्किल वक्त देने वाला आन पहुंचा था, शेरनी के राज का शरीकदार। उसकी बदतमीजी देख अंजला का पारा बढ़ा तो नाक खुद ब खुद लाल होने लगा। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया, यूँ जैसे कह रही हो, आपकी आमद का बड़ा शुक्रिया, अब तशरीफ़ ले जाएं। मगर अच्छी मेज़बानी के सबब सिर्फ आंखों से ही इशारों पर इत्तफाक किया। उसकी इस हरकत पर जब्त करने की कोशिशों के बावजूद भी वो अपने कहके को रोक नहीं पाया था। अंजला ने घूर कर उसे देखा। एक तो रंगत साफ थी, उस पर गुलाबी होता नाक कुछ कश्मीरी शेप का सा मंजर पेश करने लगा था। हारिब ने हाथ बढ़ाकर उसकी नाक को छुआ। अंजला ने फ़ौरन से अपने हाथ से अपने नाक को साफ किया था।
ये नाक पर कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं लग गया? अब की बार वो हंसी को जब्त करने में कामयाब हो चुका था। उसने महसूस किया कि नाक के साथ साथ उसके कान के लुमें भी सुर्ख चेहरे का मंजर पेश करने लगी थी। तो सच में इसका पारा चढ़ रहा था, उसने खुद से सोचा। फिर अगले ही लम्हे संजीदा हो गया। अच्छा, ये बताओ पाँव कैसा है? यहाँ वो संजीदा हुआ और वहाँ अंजला को बॉल अपने कोर्ट में आती हुई महसूस हुई। ये हुई ना बात। अंजला ने फ़ौरन दिल में सोचा और पाँव उसके सामने कर दिया। ऐसा कहने के साथ ही उसके चेहरे पर शरारत ने भी डिस्को डांस करना शुरू कर दिया। अब मज़ा आएगा। हारिब के कुछ ना कहने पर अंजला ने उसके आगे किए पाँव को एक बार फिर से हिलाया, यूं कि देख भी लो ऐसा है ऐसा। हारिब धीमा सा मुस्कुराया। अंजला को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। इससे पहले वो पाँव पीछे करती वो अपनी उसी मीठी मुस्कुराहट के साथ उसका पाँव थाम गया। अंजला उससे इस किस्म के आला दर्जे के रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं कर रही थी। उम्मीद तो क्या, उसके वहमो गुमान में भी ऐसा ख्याल नहीं भटका था। वो उसके पाँव को नरमी से थामते हुए उसका जायज़ा लेने लगा। ये तो बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखें कुछ अजीब सा तासुर देने लगी थीं। अगर मुझे हक होता तो मेरे लब इनकी तारीफ में ज़रूर झुकते। उसने कमाल इत्मीनान से खासी बेबाकी का मुजाहरा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया था। फिर हंसी जब्त करने के किए सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो करंट खाकर हथेलियों के आसरे सीधी हुई थी और फ़ौरन अपना पाँव वापस खींच गई। माजरत के साथ, मगर आप वक्त के साथ काफ़ी बदतमीज़ और छिछोरे होकर लौटे हैं, उसने दांत पीसते हुए कहा। अरे ये तो एक सताइशी जुमला था, और छिछोरा तो तब होता जब मैं अमली मुजाहरा करता। अपनी बात पर अंजला की आंखें बाहर आती देखकर वो महजूज हुआ था। अंजला ने मज़ीद कुछ फासला किया। बाहर की आइटम का क्या भरोसा। और इसमें भला बदतमीज़ी वाली क्या बात? तुमने खुद ही अपना पाँव दिखाया। अब तारीफ़ ना करना तो मैनर्स के ख़िलाफ़ है। नहीं। चेहरे पर किस कदर मासूमियत थी। अगर जो महमूद साहब देख लेते तो कच ही खा लेते। और यूँ किसी मरीज़ के कमरे में आकर बैठ ही जाना भी एथिक्स के ख़िलाफ़ ही है। नहीं, उसने भी उसी के अंदाज में कहा। माजरत के साथ, मगर तुमने एथिक्स का लफ्ज़ बोला तो एहसास हुआ कि ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं बना। वो सहूलत से अपनी हथेलियाँ बेड पर पीछे को टिकाता इत्मीनान से बैठ गया। हाँ जी, एथिक्स मैनर्स दुनिया को आपसे ही तो सीखने चाहिए। वो भुना कर बोली। दुनिया का तो पता नहीं, मगर तुम्हें सिखा सकता हूँ। हारिफ ने आंख मारी। उसकी इस कदर बेतकल्लुफ़ पर हैरत से अंजला की आंखें एक बार फिर बाहर को आई थीं। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? उसे मज़ीद ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था, सो उसने दो टोक अंदाज में पूछ ही लिया। जो भी तुम देना चाहो। वो मुस्कुरा कर बोला। अंजला का बस नहीं चल रहा था उसे कुछ यूँ उठाकर फेंके कि वो वापस वहाँ जाकर गिरे जहाँ से आया है। फिर क्या देना चाहोगी? हारिब ने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से पूछा। अंजला ने मुठ्ठियाँ भींचकर खुद पर जब्त किया। उसे लाल अंगारा होता देखकर वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठता उसके करीब आया और उसके दूसरी जाने पड़े कुशन को उठाकर नीचे को झुकते हुए हारिब ने उसके पाँव को बहुत नरमी से थोड़ा सा ऊपर किया और फिर इसके नीचे इस कुशन को रख दिया। यूं पाँव रखोगी तो दर्द कम होगा। वैसे भी कम ही हो रहा था। वो और इसकी शुक्रगुजार होती, नामुमकिन। हाँ, दर्द की मजाल जो तुम्हें हो जाए। अंजला की एक बार फिर से लाल होती नाक देखकर उसने फ़ौरन से मुसालहती अंदाज अपनाया था। ओके ओके, वी विल रिज्यूम दिस ऑन सम अदर डे। हारिब के कहने के बाद बाहर की जानिब बढ़ गया। गेट के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर से पलटकर अंजला की जानिब देखा, जो तैश में उसे ही देख रही थी। वो मुस्कुरा दिया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अंजला ने सुकून का सांस लिया। या अल्लाह, अभी से आए जुमा 4 दिन भी नहीं हुए और ये मेरी ज़ुबान को मात देने लगा है। टफ टाइम देगा ये बंदा, उसने खुद को बावर करवाया था। हारिब के साथ भरपूर मुकाबला करने के बावजूद भी उसके मूड में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उल्टा अफसरदगी और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन लोगों के जाते ही वो अपने बेड से उठ गई। पाँव में उठती टीसों को नज़रअंदाज करती वो अपने बेड के पास ज़मीन पर बैठ गई और साइड मेज़ की निचली दराज को खोलकर उसने उसमें से अपनी माँ की डायरी बाहर निकाल ली। डायरी को खोलते ही सबसे पहले सफ़े पर उसे अपने माँ के हाथ से लिखी तहरीर नज़र आई। मेरे पास आपकी कोई तस्वीर नहीं। आपकी नफ़रतें बाबा ने सब फिकवा दी। मैं चाहती तो उनमें से कोई तस्वीर चुरा कर छुपा भी सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। क्या माँ को याद रखने के लिए औलाद को उसकी सूरत देखना लाजिम होता है? मुझे लगता है अगर मैं आपकी तस्वीर देखूंगी तो आपकी आंखों में दर्ज तहरीर मुझसे मेरा रहा सहा चैन भी छीन लेगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि माँ से विरसे में क्या मिला,
तो मैं कहूँगी मेरी पाक मजलूम माँ के हाथों से लिखी गई मेरे बाप की जुल्म की दास्तान, मेरी माँ की डायरी। उसने आहिस्ता से पेज पलटा और जहाँ पर आखिरी बार छोड़ा था वहीं से एक बार फिर से पढ़ना शुरू किया। आज दूसरी बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। कोई पूछे कैसा महसूस हुआ तो पता नहीं, बस तकलीफ़ बहुत हुई। सारी रात उसे एक थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में गूंजती रही। आखिरी बार की उसकी माफ़ियाँ, उसकी मोहब्बतों के वास्ते पूरी रात मेरे मुंह पर तमाचे मारते रहे। यूँ महसूस हुआ जैसे नंगे पाँव, नंगे सर किसी ने तपती रेत पर खड़ा कर दिया हो। जहाँ चलूँ भी तो पाँव जलें रुक जाएं, रुक जाऊँ तो भी। जुमले के इख्तिताम पर मौजूद अल्फाज की स्याही कुछ फैली और उन अल्फाज के नीचे मौजूद सफ़ा सुकड़ा हुआ था, गोया यहाँ उनकी आंखों का सबट जवाब दे गया हो। उसने गुमान करते हुए वहाँ जहाँ उसकी माँ के आंसू ने निशान छोड़े थे अपना हाथ रख दिया। तभी ऐन उसकी आंखें भी छलक पड़ीं। माँ, आपको किसी से मदद लेनी चाहिए थी, वो रोते हुए उनसे कहने लगी। वो उनकी रुदात को पढ़ते हुए हर लफ्ज़ को अपनी उंगलियों की पूरों से छूने लगी, यूं जैसे उन अल्फाज से अपनी माँ के लम्स को महसूस करना चाह रही हो। कोई तो होता जो आपकी मदद कर देता। क्या किसी को अल्लाह के सामने खड़े होने से खौफ नहीं आया? वो उसके सवालात के जवाबात देने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, मगर फिर भी वो हर बार की तरह उनकी रुदात पढ़ते हुए यूं ही सवाल किया करती थी कि शायद किसी दिन वो जवाब देने आ जाएं। उसने वापस से पढ़ना शुरू कर दिया। एक पल को ख्याल आया कि भाईजान को कॉल करूं, मगर फिर इस खौफ से कर नहीं पाई कि अगर आखिरी बार की तरह एक बार फिर भाई ने मुसालियत कर ली और मेरा घर बसाने के लिए तो रहता सहता भरम भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 1 महीना 20 दिन बाद उसने दूसरी बार हाथ उठाया है, फिर शायद रोज़ उठाने लगे। शायद उनके लिए घर बसा रहना इस बेवक़्त ज़िंदगी से ज़्यादा वक़्त रखता है। कितनी अजीब बात है ना। मुझे ये नहीं याद कि आखिरी बार मैं कब बिना खौफ के सोई थी, मगर ये याद है कि कब कब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। उसके गुस्से ने, उसके चिल्लाने ने कब कब मेरे लिए मरने की आरज़ू के दर खोल दिए। मैं रोज़ दुआ करती हूँ कि मेरा रब मुझे इस ज़िंदगी से निजात दिला दे, भले कैसे भी, हयात देकर या मौत देकर मुझे इस अज़ाब से निकाल दे। फिर सोचती हूँ, क्या मौत की आरज़ू करना इतना आसान है? हाँ, मरना इस जीने से ज़्यादा मुश्किल भी तो नहीं। मुझे हराम मौत नहीं मरना, मगर मुझे हराम जीना भी नहीं। उसका मेरे आसपास होना मुझे मैदान जंग सा महसूस होता है, जहाँ कभी भी मौत का परवाना आ जाए। मुझे उसके पास अपना सांस बंद होता महसूस होता है। महसूस क्यों होता है, जबकि वो तो मेरा मुहाफिज है। कल जब गुस्से में हाथ उठाने के बाद वो मेरे लिए पानी लेकर आया तो खौफ के सबब मेरे कांपते हाथ उस गिलास को थाम नहीं पाए। वो जब अपने हाथों से पानी पिला रहा था तो मुझे उस पानी में खून के धब्बे, फटे होंठ दिखाई दे रहे थे। गिलास को थामे उसके हाथ मुझे अपना गला दबाते हुए महसूस हो रहे थे। सोचती हूँ, अगर किसी दिन मेरी बेटी ने देख लिया तो क्या भरम रह जाएगा। डायरी का पेज उनके आंसुओं से पूरा भीगा हुआ था, गोया उसकी माँ यहाँ सर रखकर बहुत रोई होगी। वो सोचते ही फूट फूट कर रो दी। ऐन उसकी माँ के सूखे हुए आंसुओं को उसके आंसुओं पर उसके ताज़ा आंसू गिरने लगे थे। उसने डायरी के ऊपर बाजू रखते हुए अपना सर उसके ऊपर रख दिया। उसे के आंसुओं की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही थी। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी थीं और वापस से माजी के मंजर उसके सामने लहराने लगे थे। उसके बाप का जुल्म फिर से याद आने लगा था और दिल एक बार फिर ज़ख्मी होने लगा था। उसकी माँ के साथ ये सब एक बार हुआ था और वो जितनी बार उनकी डायरी को पढ़ती थी, इतनी बार उस तकलीफ़ को महसूस करती थी। उसकी माँ के दिल में एक बार खंजर पेवस्त किया गया था और उसके दिल में एक खंजर बार बार पेवस्त होता था। हाल इस पेवस्त शुदा खंजर को निकालता था और माजी की कोई याद फिर से उस खंजर को पेवस्त कर देती थी। अब अगला सीन। वो बीमार हो और कासिम हाज़िरी देने ना पहुँचे, ये नामुमकिनात में से था। सुबह में वो अपने कमरे से बाहर निकल रही थी जब कासिम को सीढ़ियाँ चढ़ते गुनगुनाते हुए अपने कमरे की जानिब आता देख वो फ़ौरन से चेहरे पर संजीदगी लिए सीधी हो गई और एक बाजू को खुद के साथ लगाए दूसरे को आहिस्ता से जंबिश देती हुई लंगड़ाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी। कासिम उसे सीढ़ियों की जानिब आता देखकर रुक गया और बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। कसम से बिल्कुल वैसे चल रही हो जैसे सिग्नल पर 2 नंबर बेकारी चलते हैं, वो बगौर उसकी हालत का जायज़ा लेते हुए कह रहा था। और तुम भी काली गाड़ी में बैठा वो बड़ा सेठ लग रहे हो जो इतनी लशपश गाड़ी में बैठे होने के बावजूद भी एक बेकारी से बेइज्जती करवा कर ही जाता है। वो मुंह बनाकर उसे जवाब देती ऊपरी सीने पर पाँव रखने ही वाली थी जब वो फ़ौरन से उसकी जानिब लपका। अंजला के पास पहुंचकर उसने हाथ उठाकर इशारतन पूछा, किधर?
अंजला ने भी जुबान पर कफा लगाई, सर को जंबिश देते हुए नीचे की जानिब इशारा किया। माशाल्लाह, दो चटांग की जुबान नहीं हिलाई जाती, मगर ये दो मन का सर ज़रूर हिलाना आता है। कासिम ने सहारे के लिए उसके जानिब अपना हाथ बढ़ा दिया। वो उसका हाथ थामते हुए आहिस्ता आहिस्ता से उसके साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। तुमसे भी तो चटांग भर की जुबान नहीं हिलाई गई। हाँ, 2.5 किलो का हाथ ज़रूर हिला हो गया। कहने के साथ ही उसने अदाकारी की, आखिरी हदों को छूते हुए कासिम पर मजीद वजन बढ़ा दिया। अल्लाह, अंजला की बच्ची, अब इतनी भी चोट नहीं आई कि मुझे मन बोझ तले ही दबा दो। अपना मलबा खुद उठाओ। उसने अंजला के बाजू के नीचे से अपने कंधे को हरकत देते हुए आरामदेह होने की कोशिश की थी। हाँ, ये तो ऐसे ही हो गया कि हाथी बोले, हाय मोटी चूंटी मेरे ऊपर चढ़ गई। वो इस्तेज़ाइया हंसी। वैसे तुम दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चूंटी का डंग लड़ता है और तुम्हारी ज़ुबान। वो अपनी ज़ुबान के बरअक्स उसका हाथ थामे बहुत आहिस्ता से उसके साथ जीने उतर रहा था। वैसे चोट तुमने लगवाई कैसे है? बिल आखिर उसने उसे चोट का भी पूछ ही लिया। माजरत, मगर तुम्हारी इंटरटेनमेंट के लिए अब मैं दोबारा गिरकर नहीं दिखा सकती कि लो भाई यूं लगवाई है चोट। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर अंजला ने उसका हाथ आज़ाद कर दिया और खुद आहिस्ता से लंगड़ाकर चलती हुई सामने पड़े सोफे की जानिब आ गई। तुम्हारी हड्डी में सुकून नहीं है ना? वो भी उसके पीछे लिपका था। अंजला ने सोफे की पश्च से टेक लगा दी। है तो, बशर्त ये बहन को कोई तंग ना करे। उसने तमानियत का एहसास किए बड़ी सहूलत से कहा। इसकी बात और फिर चेहरे पर ढेरों रिटाई देखकर कासिम की आंखें भी यकीनी की कैफियत लिए बड़ी हुई थीं। अंजला, कहीं तुमने ये रात दावत पर ना जाने के लिए तो नहीं किया? वो हैरान था, शौक में था। मैंने नहीं किया, आपके चचा ने ज़बरदस्ती करवाया है। एक बार फिर जवाब काफ़ी सहूलत से दिया गया था। जब आराम से बताया कि दिल नहीं है तो समझे कि अपनी आवाज़ के ज़ोर पर मुझे दबा लेंगे। वो बात के इख्तिताम पर कमाल डिटाई से हंसी। ओ गॉड अंजला! उसने सोफे की पश्त को छोड़ा, फिर आगे को सीधा होते हुए अपना रुख उसकी जानिब की उसकी आंखों में देखा। कोई किसी के साथ जिद में आकर खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? वो अभी तक हैरान था। अब तो मुझे शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश ना करो। वो बेजार हुई। शर्मिंदा? मेरा दिल करे तो मैं 1 लगाऊं, बल्कि 10 लगाकर 1 गिनूं और यूं तुम पर ही अपने हाथों की सेंचुरी पूरी करूं। उसने मुंह बनाकर कासिम को देखा, जिसका वो रत्ती बराबर भी ऐसे लिए फिर से बोलने लगा। बहुत बुरी बात है अंजला, तुम आज तक उनकी जिस किसी बात से भी इख्तलाफ करती आई हो, मैं तुम्हारा बचपना समझकर उसे नज़रअंदाज करता आया हूँ। मगर अब तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि तुम बड़ी हो गई हो और वो तुम्हारे बाबा हैं। कोई और भी हो तभी तुम्हें खुद को नुकसान पहुँचाने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए तुम अपने चचा को कहो कि मुझे हुक्म ना दिया करें। क्यों ना दिया करें? तुम हम सबके भी तो मानती हो, फिर उनकी मानने में आकर क्या हर्ज है? आप यहाँ लेक्चर देने आए हैं? उसने अपनी नाराज़गी का इज़हार आप कहकर कर दिया। तुमने ये सब हारिब की वजह से किया है ना? मुझे समझ नहीं आती आखिर तुम्हें हारिब से मसला क्या है? इतना अच्छा सोबर इंसान है वो जितनी तमीज़ के साथ पेश आता है तुम इतनी ही रूड हो जाती हो। वो सच में उसके हारिब से उस टसल का सबब जानना चाह रहा था। वो उसी की जानिब देख रहा था, उसका जवाब चाह रहा था, जिसका जवाब इस वक्त शायद उसके खुद के पास भी नहीं था। बिल आखिर उसने बात गढ़ ही ली। बहुत सोबर इंसान है। तुमने देखा था उसने किस रंग की शर्ट पहनी हुई थी? सी ग्रीन और वाइट। किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी क्या? इतनी धूप में कौन ऐसा रंग पहनता है? अच्छा, पहली तो बात उस दिन धूप नहीं बादल थे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हारिब के पहनने से पहले तक तो सी ग्रीन तुम्हारा फेवरेट कलर था। हाँ, मगर उसे देखकर मेरा दिल ही ख़राब हो गया। उसने मुंह के तासुरात भी ऐसे ही बनाए कि अभी सोचकर ही उल्टी आएगी। अंजला, वैसे तुम्हें किसने कहा है कि उसे यूं माइक्रोस्कोप के साथ देखो? तुम्हें क्या ज़रूरत है उस पर इतनी रिसर्च करने की? ओह, तुमने शायद अपने दोस्त की शक्ल नहीं देखी ढंग से जब भी ऐसा कह रहे हो। और 1 सेकेंड, तुम मेरे सामने उसकी तरफदारी कर रहे हो? आई कांट बिलीव दिस। 2 दिन नहीं हुए कि तुम उसकी तरफदारी करने लगे हो। जाओ, कहीं तुम्हारी सपोर्ट के बगैर वो मर ही ना जाए। अंजला ने उसको शर्मिंदा करने के लिए कहा और वो हो भी गया। अजीब था, अंजला के भी उसके कहने पर शर्मिंदा नहीं हुई थी, मगर वो हो जाया करता था। अंजला, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि किसी के लिए खुद को नुकसान पहुँचाना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं पागल हूँ जो खुद को नुकसान पहुँचाऊँगी? खुद ही पाँव फिसल गया। अल्लाह की पनाह, तुम कितनी ढिठाई से झूठ बोलती हो। कासिम ने उसे शर्मिंदा करने के लिए कहा, मगर वो उल्टा उसकी बात पर कहका लगाते हंस दी। अल्लाह, तुम कितने मेहनत से दिमाग की दही करते हो।
वो कहते हुए कासिम की शक्ल देखकर हंसती चली गई। वो भी उसके साथ हंसने लगा। वैसे चलो, अब कोई तो होगा जो इस जुबान को टक्कर देगा। कासिम का जुमला और हंसी अंजला के मुंह के जाविये बिगाड़ गई थी। अब अगला सीन। महमूद साहब किचन में दाखिल हुए तो वो काउंटर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने ब्लैक कॉफ़ी से भरे मग में से भाप उड़ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मग के किनारों पर उंगली फेर रहा था, जैसा वो अक्सर उलझन के सबब करता था। नजरें किचन की विंडो से पार होती हुई लॉन में लगी सफ़ेद कलियों पर ठहरी हुई थीं। सारा लॉन ही मुनफरिद फूलों से आरास्ता था। लेकिन अगर कोई उससे पूछता कि क्या चीज़ उसके लॉन को मुनफरिद और सताइश के काबिल बनाती है, तो वो कहता कलियाँ। और दिल कहता किसी की उन कलियों से मोहब्बत। दिल ने सरगोशी सी की और मुस्कुराहट खुद ब खुद नमूदार हो गई। वो अपने नाजुक शफाफ हाथों में कलियों को थामे हुए था। आंखों में एक साथ कितने ही जज्बात उभरे थे, जिसमें से कुछ उसके हिस्से में भी आए थे। अपनी आंखें बंद की उनकी महक को महसूस करती वो किसी गुलशन की शहजादी लगी थी। यार, बड़े बदलिहाज आदमी साबित हुए हो तुम। अपने लिए कॉफ़ी बना ली, ये नहीं हुआ कि घर में एक बूढ़ा बाप भी है, उसके लिए भी बना लो। वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। हारिब मुस्कुराता हुआ वहाँ से उठ गया और कैबिन से कप निकालने के बाद उसने उसमें कॉफ़ी डाली और फिर उनके सामने रखी। ये ले अब्बा हजूर, आपका गुलाम हाजिर। क्या हुआ है, किस चीज़ ने उलझा दिया है? उन्होंने कॉफ़ी का घूंट भरा। कुछ खास नहीं, बस रात के बारे में सोच रहा हूँ। उसे अपने बाप से कोई जज्बा, कोई बात छुपाने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई थी। शायद इसलिए कि कभी उसके बाप ने भी उससे अपने जज्बात छुपाने की कोशिश नहीं की थी, जिस सबब उसे उनके सामने अपने जज्बात, अपनी सोच, अपनी कैफियत आश्कार करने पर कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। जब भी तो बिला धड़क अपने ही बाप को फैमिली प्लानिंग पर लेक्चर दे जाया करता था। उसने कुछ तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर उसके पाँव पर चोट ना भी लगती तब भी वो ना आती, या शायद उसके पाँव पर चोट लगी ही इस सबब हो। हारिब, मुझे लगता है दूसरों को शक की निगाह से देखने वाली तुम्हारी आदत के सबब तुम्हें अब अपने ही करीबी लोगों से बदगुमानी भी होने लगी है। डैड, आपकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी हो सकती है, मेरी पर नहीं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो शैतान को भी मामू बनाए। वो खुद ही अपने जुमले पर हंस दिया। जैसी वो आफत है, वो चांद पर भी लाल झंडी बांधा है। बेटे जी, वक्त से पहले ऐसे दावे अक्सर इंसान को मरवा देते हैं, और ये तो वक्त ही बताएगा कि मोहब्बत की पट्टी किसकी आंखों पर बांधी जाती है। कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद उन्होंने कप वापस स्लैब पर रखा। मेरा मशवरा है, अपने अंदर के जेम्स बॉन्ड को घर में ना ही लाओ। उनका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो अपनी कुर्सी पर से अपनी जैकेट उठाता वहाँ से जा चुका था। नाहनजार औलाद, औलाद कहाँ, बाप है मेरा। नाचार महमूद साहब खुद से ही बड़बड़ाने लगे थे। अब अगला सीन। वो अपना कॉफ़ी का कप थामे टेरिस की जानिब बढ़ी। एक हाथ में कप को थामे, दूसरे हाथ से उसने टेरिस की स्लाइडिंग डोर को एक जानिब धकेला। कमरे से यकदम सूरज की रोशनी में कदम रखने पर आंखें चुंधियाईं। उसने एक ही सेकंड में न जाने कितनी बार उन्हें झपकाया। बाएं हाथ को माथे पर रखते हुए आंखों पर साया किए उसने आसमान की जानिब देखा। कहीं से नन्ही सी बूंद उसके गाल पर आकर फिसली तो न जाने कितनी ही देर वो आंखें बंद किए उसको महसूस करती चली गई। फिर किसी शरारत के तहत उसने दाएं जानिब बने घर के लॉन में झांका। ताई अम्मा सुबह की चाय से लुत्फानंदोज हो रही थी और कदरे पुरसकून भी थीं। अंजला ने अपना कप टेरिस पर रखा और जल्दी से छत के कोने में पड़े मिट्टी के प्याले को उठाया जिसमें परिंदों के लिए बाजरा डाला हुआ था। वैसे भी इस घर के मकीन आ गए थे, अब वहाँ की खामोशी को ज़ेर करने के लिए परिंदों की चहचहाट की ज़रूरत नहीं थी। उसकी शैतानी मुस्कुराहट थी कि बढ़ती जा रही थी। उसने अपने और ताया के घर की मुश्तरका दीवार के पास पहुंचकर उसके ऊपर इस प्याले को रख दिया और फिर अपना कॉफ़ी का कप उठाती वहाँ से दूर हट गई। कुछ ही पल में कबूतरों की गुट्टर गूंज शुरू हो गई थी और देखते ही देखते एक साथ कितने ही कबूतर दाना चुगने पहुंच चुके थे। आओ आओ, शाबाश शाबाश, अपना दाना चुनो और मेरी ताई को दुआ दो। वो हंसते हुए हाथ के साथ उन्हें इशारा भी करने लगी। वो अभी इस मंजर से लुत्फानंदोज होती मगर उसका मोबाइल बजने लगा। उसने अपने पजामे की साइड पॉकेट में से मोबाइल निकालकर कॉल उठाई। किधर हो तुम? बगैर लैक के मुद्दे पर आया था। घर पर। वो वापस कमरे में आ गई। घर पर? तुम घर पर हो? क्यों, नहीं होना चाहिए था क्या? आहिस्ता से चलते हुए उसने साइड टेबल के पास पहुंचकर अपना कप उस पर रख दिया। अंजला, तुम्हारा आधा घंटे के बाद फोटो शूट है। कहने के बाद उसने अंजला के जवाब का इंतजार किया। दूसरी जानिब से उभरती खामोशी के बाद वो फिर से बोला, डोंट टेल मी कि तुम आज भी नहीं आने वाली। वसीम की याद दिलाने पर उसे अपना फ़ोटोशूट का याद आया था।
अगर अभी उसके सामने मान लेती कि वो भूल चुकी थी तो वो बिना ब्रेक लगाए मुस्तकबिल के उसके इस शोबे को छोड़ देने की पेशन गोइयाँ शुरू कर चुका होता। वो फ़ौरन से संभली। ओह वाह, तुम कितने समझदार हो ना। तुम्हारी इस समझदारी पर मेरी 2 नेकियां तुम्हारे पर नाम। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी नेकियों की। अल्लाह का शुक्र है ईमान भी सलामत है और हाथ पैर भी। अपनी नेकियां मैं खुद कमा लूँगा। हाँ, अगर तुम ना आई तो मैं ज़रूर तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ओह अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने तुम्हें कभी अपने घर का एड्रेस दिया है। ओह कम ऑन अंधला, तुम्हें लगता है आजकल के वक्त में किसी के घर का एड्रेस मालूम करना मुश्किल काम है, और वो भी वहाँ जहाँ हम एक ही सर्कल शेयर करते हों। तुम झूठ बोल रहे हो। उसे अभी तक उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। चलो ऐसा करो, 15 मिनट में तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, ठीक है? 15 मिनट काफ़ी होंगे ना? वो उसे घेर चुका था। नहीं, अगर तुम घर आए तो याद रखना, फ्रॉम द वेरी सेम मोमेंट आवर वेज विल बी सेपरेटेड। नाउ इट्स योर चॉइस। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए उसे तंबीह की। ओके, मैं तुम्हारे घर नहीं आता, मगर तुम शूट पर आ रही हो, डील? ये तो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। उसने अपनी शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। आप बताएं तो हम जानने के लिए तैयार हैं। वो इतना वक्त साथ काम करने के बाद उसकी दुखती रग का हिसाब लगा ही चुका था। क्या क्या फजूल बोल रहे हो? फजूल? अब तुम हमारी मोहब्बत को फजूल कहोगी? वो अपनी हंसी जब्त किए कह रहा था। मिस्टर वसीम, अब आप तैयार रहिएगा। हम तो तैयार हैं मिस अंजला, आप एक दफ़ा आएँ तो सही। उसकी आवाज़ में शोखी शोखी थी। बच्चू, तुम खैर मनाओ कि तुम मेरी एक्स दोस्त के मंगेतर हो, और अब मुझे आने दो। नानी ना याद आई तो कहना। उसने कहकर फ़ोन काट दिया और ख़ुद तैयार होने के लिए आगे बढ़ गई। जब सिमाप दरवाजे पर नॉक करने के बाद बिना उसकी इजाज़त लिए अंदर आ गई। उफ़ अंजला बाजी, आप कब सुधरेंगी? उसने अपने माथे पर हाथ रखा। ओहो, खैर तो है। आज सुबह सुबह अपने साहब जी की ज़ुबान। वो हर खैर के काम में अपने बाप का जिक्र करना नहीं भूलती थी। कहाँ भी यहाँ भी कर गई थी। ओफो, आगे से तो हटे, मुझे वो बाजरे वाला प्याला उठाना है। क्यों क्यों, क्या ताई अम्मा सकून में आ गई? सकून महासकून कहें। वैसे ना अल्लाह की पनाह, बहुत ही कोई भाई तीखी ज़ुबान की हैं। मेरे तो कानों से धुआं निकल आता है, जाने अंकल जी कैसे बर्दाश्त करते हैं। लगता है तायाबा ने ट्रकों के पीछे लिखे जाने वाले जुमले को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। पास कर या बर्दाश्त कर, अंजला ने कहा, और दोनों एक साथ कहका लगा उठी थीं। अब अगला सीन। उसका फ़ोटोशूट अच्छा चल रहा था। वो और वसीम फ़ोटोशूट के बाद कॉफ़ी पार्लर चले आए थे। कॉफ़ी पार्लर का माहौल काफ़ी पुरसकून सा था। इस वक्त रश भी कदरे कम था। जो चंद एक मौजूद भी थे वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, यूं कि मक्खियों की तरह भिन भिन नहीं हो रही थी। आज की कॉफ़ी तुम्हारी तरफ से, अंजला ने मोबाइल को साइड पर रखते हुए कहा। शर्म नहीं आती अपने सब ऑर्डिनेट से ट्रीट लेते हुए? आती है ना, मगर उतनी ही जितनी इस सब ऑर्डिनेट को धमकियां देते वक्त आती है। ये ज़ुबान स्पेशल ऑर्डर पर तैयार करवाई है। ज़ुबान ही नहीं, दिमाग भी स्पेशल ऑर्डर पर तैयार हुआ है। उसने आंख मारी, साथ ही वसीम को खतरे की बू आई। इससे पहले वो मुकम्मल तौर पर गौर करता उसका फ़ोन बजने लगा और वो उठकर चला गया। अगर वो इस वक्त अंजला के चेहरे पर उभरने वाली मुस्कुराहट देख लेता तो बिना देर के उसकी कार्रवाई को समझ जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगी थी। इसी अवस्था में वेटर ने उसे कॉफ़ी भी सर्व कर दी। वो बड़े मज़े से सिप लेते हुए उसका इंतज़ार करने लगी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसको उड़े उड़े चेहरे से अपनी जानी बाता देखकर अंजला ने हत्तुल इम्कान चेहरे पर फिक्रमंदी की चादर ओढ़ी। अरे क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग फाइन? पता नहीं यार, मुझ का फ़ोन था एंड ही वॉज नॉट साउंड गुड। वो घबराया हुआ लग रहा था। लग रहा है, वो परेशानी से कहता हुआ बात को अधूरा छोड़ गया। क्या लग रहा है? अंजला ने हमदर्दी से पूछा। इसे कहीं तुम्हारे अफेयर का तो पता नहीं चल गया? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने तो अभी कोई अफेयर चलाया भी नहीं है। सामने से जवाब उससे भी ज़्यादा मासूमियत से आया। आई हैव टू गो। अपनी सारी चीज़ें समेटते हुए तेज़ तेज़ कह रहा था। ओके। अंजला ने अपनी कॉफ़ी उठाकर लबों से लगा ली। वसीम ने हैरानी से उसे देखा। उठो, तुम्हें घर भी तो छोड़ना है। आप अपने मसले पर गौर फरमाएं, हम अपनी देख लेंगे। तुम कैसे जाओगी? पहले तुम छोड़ने जाते हो? जाओ, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को देखो। आई कैन मैनेज बाय माई सेल्फ। कहते साथ ही उसने अपनी कुर्सी का रुख उसे फेरते हुए बाहर की जानिब मोड़ लिया। तारीख गवाह थी, जब जब ऐसी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया था। सामने वाले के सितारे गर्दिश में आए थे।
आज उसका मूड बहुत अच्छा था। जो कार्रवाई वो डाल आई थी उसके काफ़ी मुस्बत असरात नजर आ रहे थे। वो जैसे ही अपने घर के सामने रिक्शे से उतरी, उसे हारिब भी अपने घर के सामने ही खड़ा दिखाई दिया। अंजला को उतरते देख उसने भवें से उकेड़ी, यूं जैसे उसकी हरकतों पर तशवीश हो रही हो। खुद को यूं माइक्रोस्कोप के इशारे में महसूस होते हुए उसने गैर मुतमिन अंदाज में अपने बैग की स्ट्रैप को थामा। वो अभी भी भवें से उकेड़े उसे ही देख रहा था। अंजला जबरन मुस्कुराई और जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो गई। घर पहुंचकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि यकदम रुककर उसने निचली सीढ़ी के पास खड़ी सीमाप को देखा, जो हाथ में पकड़े कपड़े से डस्टिंग कर रही थी। अंजला के मुड़कर देखने पर वो रुक गई और चेहरे पर हैरानी लिए मुस्कुराकर उसे देखने लगी। क्या ख्याल है, हो जाए फिर कुछ फनकारी? अंजला को अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर कमाल महारत थी। उसने अपने दाएं जानिब के आईब्रो को एक साथ जल्दी जल्दी दोबारा हरकत दी, फिर दाएं जानिब वाली आईब्रो को इतना उठाया कि बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर लगने लगी। सीमा भागकर सीढ़ियां चढ़ते हुए उस तक पहुंची। आप आज बहुत खुश हैं ना? मगर क्यों? लो भला, खुश होने पर भी अब दलाइल देने पड़ेंगे। अब मुस्कुराने पर भी जरा होगी। वो वापस से अपने कमरे की जानिब रुख फेरती सीढ़ियां चढ़ने लगी। हाँ, औरों के लिए तो नहीं, मगर जिनकी मुस्कुराहट लीप ईयर हो उन्हें दूसरों का कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। वो भी अंजला के पीछे ही आई थी। बताएं ना, कसम ले लें किसी को नहीं बताऊंगी। पहले तो वो सारी किताबें लेकर आओ लारेब के यहाँ से, जिनकी तुम उसे मुखबरी करती रही हो। अंजला ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। वो दरवाजे को मुंह चढ़ाते हुए वापस पलटी ही थी कि अंजला ने फौरन से दरवाज़ा खोलकर उसे पीछे से आवाज़ लगाई। और हाँ, वहाँ डेरा न लगा लेना, जल्दी से आकर सारा सामान तैयार करो, मैं बस कपड़े चेंज करके आई। कहने के साथ ही एक बार फिर उसे दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। सिमाप सारी लाती सीढ़ियाँ उतर गई। अब अगला सीन। उसने कमरे में दाखिल होते ही शुक्र का कलमा पड़ा था। लारेब वहाँ नहीं थी। अब वो जल्दी से खुद को सौंपा गया काम करके भाग सकती थी। आखिर को घर जाकर अंजला की कारस्तानियों में उसका हाथ भी तो बटाना था। वो लारेब के कमरे से चुपके से किताबें उठाकर निकल रही थी। जैसे ही किताबें उठाई, वो आहिस्ता से बिना चाप पैदा किए दरवाज़ा बंद करके मुड़ी, एन सर पर खड़ी लारेब से टकरा गई। हाथ में पकड़ी सारी की सारी किताबें ज़मीन बोस हो गईं। सिमाप ने चोर नज़रों से लारेब को देखा। तुम क्या कर रही थी मेरे कमरे में? वो माथे पर तेवरी लिए कमर पर हाथ रखते उसके सामने खड़ी हुई। डीएसपी अंजला ने चोरीशुदा माल बरामद करने भेजा है। वो झुकते हुए किताबें उठाने लगी। जब ही सामने पड़ी किताब की हालत को देखते हुए उसने लारेब को नाराजगी से देखा। आपकी वजह से उनकी किताब फट गई। अल्लाह, अंजला बाजी मुझे नहीं छोड़ेंगी। वो रोनी सूरत बनाए हाथ में पकड़ी किताब को प्यार करने लगी। बहुत अच्छी बात है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ये उनकी फेवरेट बुक थी। तुम तो गई बेटा। लारेब ने बड़े मज़े से उस पर आने वाली आफत का पता देते हुए उसे खौफजदा किया था। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आप भी भूल जाएं कि माइदा अंजला बाजी के ऑर्डर्स की मुखबरी करूंगी। उस घर में सभी शेर थे, कोई किसी से पीछे रह जाए नामुमकिन। लारेब जो सीने पर बाजू बांधे उसे घूर रही थी, अपने दोनों बाजुओं को आज़ाद करते उसके करीब आई और चेहरे पर भी कुछ नरमी लाई। नहीं नहीं, नरमी लानी पड़ी थी, किसी हमदर्दी के तहत नहीं, आने वाले ऑर्डर्स के हाथ से निकल जाने के सबब। अच्छा रो नहीं ज़्यादा, एक आइडिया है मेरे पास। उसने सिमाप को तसल्ली दी। तुम खामोशी से जाकर इस किताब को दूसरी किताबों के बीच में रख देना, उन्हें नहीं पता चलेगा। वो अंजला बाजी हैं, उन्हें अपनी किताबों के बारे में हर चीज़ याद होती है कि इस किताब के कौन से पेज पर कितनी बार उन्होंने पेन से मार्क किया था, सब। और आपको लगता है ये जो नई किताब आपकी वजह से फट गई है, वो समझेंगे ये उनसे ही फटी थी। उसने लारेब की भूंडी तजवीज़ पर रद्दमल भी वैसा ही दिया था। लारेब ने उसके दिमाग पर चपत लगाई। बुद्धू, वो देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा वो आजकल कुछ नहीं पढ़ रही। मैं कह रही हूँ ना, बस किताबों के बीच रख देना। सिमाब उसकी बात सुनकर आगे बढ़ने लगी, जब लारेब उसे रुकने का इशारा करती हुई अपने कमरे में गायब हुई। वो वहीं हाथ में किताबों का ढेर थामे उसका इंतजार करने लगी। चंद ही पलों के बाद लारेब हाथ में एक कागज़ और पेन थामे वापस आई थी और उसे सिमाब के सामने किया। चलो साइन करो। लारेब ने कागज़ को खोलते उसके हाथ में पकड़ी किताबों के ऊपर फैला दिया। वो कागज़ रिकवरी डॉक्यूमेंट था, इस बात का सबूत कि सिमाब इसके पास से वो किताबें ले जा चुकी है। ये गैर कानूनी काम की कानूनी कार्रवाई भी लारेब की ही इजाद थी, जो कि उसने आखिरी बार अंजला की किताबों के गुम हो जाने के बाद अपने और सिमाब के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बाद ही तरतीब दी थी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि किताबें उसकी कोताही से आगे पीछे हुई हैं। सिमाब ने एक लंबी सांस वाक़ से पुट करते हुए उसके हाथ से पेन लेते हुए हर किताब जो वो लेकर जा रही थी उसके सामने दस्तखत कर दिए। उसके दस्तखत करने के बाद लारेब ने उसके हाथों में पकड़ी किताबों को गिना और बिल आखिर उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी थी। सिमाब उसे नाराज़ नज़रों से देखती वहाँ से चल दी।
आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।